हेलो एवरीवन, मैं संदीप प्रजापति यूपी कोचिंग सेंटर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अगर आपको डर था साइंस का सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे हम, तो मैं संदीप प्रजापति आपका ये डर खत्म करने आ चुका हूं। जी हाँ, यानी कि साइंस का पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा और बहुत ही प्यारे तरीके से। जैसे इसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वह कवर होंगे और जो भी अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही प्यारे से चैप्टर को जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सिर्फ देखते नहीं रहना है, हमने क्या बोला है आपको कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए अपने स्थान पर जहां भी आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यह लेक्चर होने वाला है। तो अगर बात किया जाए चैप्टर के स्टार्टिंग से, तो क्या क्या चीजें आपको इसमें पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर बात कर लिया जाए चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आपको पढ़ना है चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन होते क्या है, और केमिकल रिएक्शन के गुण क्या है, फंक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्लियर? उसके बाद केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है और बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन कैसे होता है, कौन सा मेथड अप्लाई होता है, कैसे तरीके होते हैं, वह सीखना है। और बात कर लिया जाए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो पढ़ना है, लेकिन इस पे बेस्ड कई तरह के अपने आप में क्या है केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं। जैसे पहला हो गया क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन और इसके टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, और एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो स्टार्ट किया जाए इस सेशन को, तो सबसे पहले देखिए यह जो टॉपिक है जिसका नेम है चेंज मतलब परिवर्तन। चेंज के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम आपको बताएं तो चेंज का मतलब परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन। अगर मान लीजिए आप कभी छोटे थे ना, छोटे से आप बड़े व्यक्ति हो गए, साइज में बड़े हो गए, तो यहाँ क्या बात हो रही है कि समय के अंतराल पर, यानी कि जैसे जैसे समय बीता आप छोटे से बड़े व्यक्ति हो गए या बड़े हो गए, तो यहाँ क्या देखने को मिला? एक परिवर्तन। वैसे ही हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कई सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे बात किया जाए चेंज के बारे में, डेफिनेशन देखिए, in daily life many phenomena occurs around us in which there is a continuous change in the substance, because change is the law of nature. So this change can be both permanent irreversible और temporary reversible। बहुत ही ध्यान से समझिए, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसे चारों तरफ बहुत सारे वस्तुएं होती हैं जो क्या होती हैं, उनमें परिवर्तन आते रहते हैं। और परिवर्तन क्या है? प्रकृति का नियम है। और यह परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक तो परमानेंट जो हमेशा के लिए हो जाए, और दूसरा टेम्पोरेरी जो कम समय के लिए हो और वापस से क्या हो जाए, अगर पहले की तरह आ जाए। जैसे आप यहां समझिए, परमानेंट का मतलब क्या हो गया? अगर परमानेंट हो गया यानी कि वह एक तरह से अस्थाई हो गया, यानी कि इसको आप इरिवर्सिबल बोलते हो, यानी कि एक ऐसा परिवर्तन जो वापस से रिवर्स ना हो सके। और टेम्परेरी का मतलब एक ऐसा चेंज जो वापस से रिवर्स हो सके। क्या हो सके? रिवर्स हो सके। अब यहां बात बहुत समझने की है, ध्यान दीजिए। यह कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मेनी चेंजेस टेक प्लेस इन आवर डेली लाइफ, लाइक हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना,
भोजन अगर पच रहा है तो यह चेंज में है। जी, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। जी हाँ, लोहे में जंग लगना एक परिवर्तन है। वाटर टू बिकम आइस, पानी बदल रहा है किसमें? बर्फ में। यह भी एक क्या है? परिवर्तन है। बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जलना, यह भी एक परिवर्तन है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग मतलब पकना, इसका फल का, यानी कि जब भी फल पक जाते हैं तो यह एक परिवर्तन है। जी हाँ। शॉरिंग ऑफ मिल्क, शॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क मतलब दूध, शॉरिंग मतलब खट्टापन, यानी कि दूध का खट्टापन होना, यह भी क्या है? एक परिवर्तन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से दही बनना, यह भी एक परिवर्तन है। और फॉर्मिंग वाटर वेपर, वाष्प का बनना, यह भी एक परिवर्तन है। परिवर्तन अब आगे समझिए बहुत ही ध्यान से। और यह परिवर्तन जो है अपने आप में साइंटिफिक तौर पर दो प्रकार से है। जैसे एक तो है भाई साहब फिजिकल चेंज, और दूसरा केमिकल चेंज। क्या है दूसरा? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को बोला गया है कि यह जो है रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि यह रिवर्स हो सकता है। लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, यह कभी भी चेंज नहीं हो सकता, यानी कि कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। और भी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले बात किया गया है फिजिकल चेंज के बारे में। क्या डेफिनेशन कहता है, बहुत ही ध्यान से समझो कि फिजिकल चेंज का डेफिनेशन क्या कहता है बाबू। यहां देखो, द चेंज इन विच ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, क्या बोल दिया कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर दैट इज, क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही तो होता है स्टेट ऑफ मैटर। और क्या आगे बोलता है? कलर, शेप, स्टेट टेक प्लेस, यानी कि फिजिकल चेंज में हम जो है मैटर का स्टेट, उसके कलर, उसके शेप और इसके कलर को ले सकते हैं। अब यहां ध्यान दो बहुत तरीके से। बट देयर इज नो चेंज इन इट्स मास, नो चेंज इन इट्स मास एंड केमिकल कंपोजिशन, बहुत भयानक चीज आ गया कि फिजिकल नेचर एक ऐसा चेंज है जिसमें उसका मास क्या हो, मास जो है चेंज नहीं होता है, मास जो है नहीं चेंज होता है, और केमिकल कंपोजिशन भी नहीं बदलता है। मास तो समझ में आ रहा है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन क्या है, बहुत ही ध्यान से समझो। अगर मान लीजिए यह पेपर है, क्या है? पेपर है, पेपर है, पेपर है। पेपर मतलब कागज, क्या है? कागज। अब यह कागज का कुछ वजन होगा अपने आप में। अगर आप जो है क्या कर दो, इसको मरोड़ दो, दाब दो, तो कुछ कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके का हो जाएगा, है ना? यह पेपर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसका कुछ वजन होगा, इस पेपर का, जैसे 5 ग्राम ही हो गया, ठीक है। जब इसको आप हाथ से अपने दाब दिए तो क्या हो गया? इसका भी वजन वही था, 5 ग्राम। तो यहां क्या हुआ? उसका वजन बदला? बिल्कुल भी नहीं। अगर पहले कागज था, उसको दाबने के बाद भी क्या हुआ? कागज ही है। तो इसका केमिकल कंपोजिशन बदला? बिल्कुल भी नहीं। केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु किस चीज से बनी है, वास्तव में किस चीज से बनी है। तो यहां देखो, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें मास नहीं बदलता है और उसका केमिकल कंपोजिशन भी नहीं बदलता है। और कुछ एग्जांपल, जैसे यहां लिखा है डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, अगर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट फ्रॉम आयरन, वाटर टर्निंग इनटू वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब फिजिकल चेंज में आते हैं, क्योंकि ये क्या है? रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। अर्थात यह जो फिजिकल चेंज है यह रिवर्सिबल नेचर का होता है,
यानी कि यह वापस से रिवर्स हो सकता है। क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है। अब एक बात बताओ, यहां लिखे हो मेल्टिंग ऑफ आइस, बहुत ध्यान से समझना, इसको इरेज कर रहे हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस से अगर समझें तो अगर मान लीजिए यह क्या है? बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा है। क्या है? बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है। यानी कि यह एक आइस है, यह क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। और मेल्ट होने के बाद क्या होगा? यह कुछ इस तरह का लिक्विड बन जाएगा। यानी कि यह तो पहले सॉलिड था और मेल्ट होने के बाद किस में बदल गया? लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर बदल रहा है। अब क्या बताओ, एक बात बताओ, इसको जब आप ठंडा करोगे तो क्या रिवर्स हो जाएगा? क्या रिवर्स हो जाएगा किसमें? तो अगर रिवर्स हो जाता है आइस में, यानी कि पानी से बर्फ बन जा रहा है और बर्फ से पानी बन जा रहा है, क्या हो रहा है? एक ऐसा चेंज जो रिवर्स होते जा रहा है। तो इसीलिए तो इसका नाम दिया गया फिजिकल चेंज। काफी क्लियर हुआ। और एक बात है केमिकल नेचर के बारे में, तो यहां बहुत ध्यान से समझिए। केमिकल चेंज बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और इसी केमिकल चेंज पे आधारित है केमिकल रिएक्शन। ध्यान देना, केमिकल चेंज क्या है कि द चेंज इन विच अलोंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, द चेंज इन विच अलोंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स मास एंड केमिकल कंपोजिशन। क्या है बच्चों? केमिकल कंपोजिशन। क्या बच्चों? केमिकल कंपोजिशन। also change to form a new substance, to form a new substance, ठीक है, new substance, and the properties structure of this new substance is different from the original substance। बहुत अंग्रेजी लिख दिया, नहीं समझ में आ रहा है। देखो, एक ऐसा वस्तु जो शुरुआत में तो कुछ और था, लेकिन इसके अंदर केमिकल चेंज होने के बाद बिल्कुल भी इसका गुण बदल गया, इसका पूरा गुण बदल गया, इसका मास बदल गया, इसका केमिकल कंपोजिशन बदल गया। क्लियर? जैसे बहुत ही ध्यान से समझिए, केमिकल कंपोजिशन का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि कोई वस्तु किस चीज से वास्तव में बनी है। मास का मतलब आप वजन से रिलेट कर सकते हो। जैसे यहां देखो, अगर यह पेपर है, बहुत ही प्यारा सा एक पेपर है, बहुत ही प्यारा सा एक पेपर है, पेपर का टुकड़ा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का पेपर है। लेकिन अगर तुम इसको क्या कर दिए? बर्न कर दिए, इसको जला दिए, तो क्या होगा? इस पेपर में आग कुछ इस तरीके से लग जाएगा और आग लगने के बाद यह बिल्कुल भी कैसा हो जाएगा? राख में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? इस तरह से राख में बदल जाएगा। क्या समझे कि पेपर में आग लगने से राख में बदल जा रहा है। शुरुआत में क्या था? पेपर। अब यहां देखो, पेपर में कुछ मास भी था भाई साहब, कुछ मास भी था, इसका अपना एक केमिकल कंपोजिशन था, लेकिन केमिकल चेंज होने के बाद यह ऐश में बदल गया, राख में बदल गया। तो क्या यहाँ केमिकल कंपोजिशन बदल गया? जी। मास बदल गया? जी। अब एक बात बताओ, क्या अगर पेपर राख में बदल गया तो राख से तुम पेपर बना दोगे? नहीं। यानी कि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता, अर्थात इसको हम बोलते हैं इररिवर्जिबल। इररिवर्जिबल नेचर का यह जो है क्या होता है? केमिकल चेंज। बातें समझ में आई? यहां पर आप ध्यान देना कि यह केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। जैसे और कुछ एग्जांपल देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से दही बन गया। दूध से दही बनना, अगर एक बार दूध से दही बन गया तो क्या तुम दही से दूध बना दोगे? बिल्कुल भी नहीं। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, अगर एक बार भोजन पच गया तो क्या पचा हुआ भोजन वापस से पहले की तौर पे आ सकता है? नहीं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर एक बार फल अगर पक गया तो वापस से कच्चा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। फॉर्मेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड, यानी कि दही से क्या होना? मक्खन का बनना। ये सभी जो है केमिकल चेंज में आते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ा जाए, आप अपने सहपाठियों को यह लेक्चर जरूर सेंड कीजिए और बहुत ही प्यार से
और जल्दी जल्दी इस चैप्टर का हम आपको रिवीजन करवाते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है केमिकल चेंज पे। बहुत ध्यान से समझो कि द प्रोसेस इन विच एन ओरिजिनल सबस्टांस यानी कि शुरुआत में तो कुछ और होगा, लेकिन ओरिजिनल सबस्टांस इज परमानेंटली चेंज इनटू अ न्यू सबस्टांस बाय अ केमिकल चेंज। यानी कि केमिकल चेंज की मदद से एक सबस्टांस बनना ओल्ड सबस्टांस से न्यू सबस्टांस में तब्दील होना, यह केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल चेंज के मदद से कोई भी वस्तु न्यू सबस्टांस में बदल जाए उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बहुत ही तरीके से समझिए, जैसे यहां क्या दिया है, और भी एक डेफिनेशन है, ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टांस रिएक्टेंट interact with each other to transform into a new substance product is called a chemical reaction। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये भाई साहब क्या क्या चीजें होती हैं, इसको भी बहुत ध्यान से समझिए। जैसे यहां एक रिएक्शन दिया हुआ है, यानी कि मीथेन और ऑक्सीजन को मिलाया जा रहा है, तो यहां देखो, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में उन्हें हम कह देते हैं कि रिएक्टेंट है, और जो न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू वस्तु बन जाते हैं, उन्हें हम कह जाते हैं प्रोडक्ट। यानी कि दो और दो से ज्यादा, देखो एक और दो या दो से ज्यादा अगर कोई भी वस्तु मिल जाते हैं केमिकल रिएक्शन करने के लिए तो उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, और जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो जो न्यू चीजें बनती हैं, जो नया वस्तु बनता है, उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है। फिर से केमिकल रिएक्शन होता क्या है, डेफिनेशन याद रखना कि केमिकल चेंज की मदद से एक क्या बनना, न्यू सबस्टांस बनना, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। बहुत ही प्यार से समझिए। आगे बढ़ा जाए तो क्या लिखता है, केमिकल रिएक्शन से डिपेंड है इसके बहुत तरीके के टाइप्स। जैसे आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब मिलाना, जोड़ना। कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन एक ही चीज है। डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या होता है अभी पढ़ाएंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन है, कोई बात नहीं, यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे हम। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इतने तरह तरह के टाइप्स के रिएक्शन है। एक एक करके हम इसको रिवीजन करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम बता दिए कि केमिकल रिएक्शन होता है, इसके कुछ अपने क्या होंगे, गुण होंगे। केमिकल रिएक्शन होते क्या है तो देखिए, अगर हमने अभी पढ़ाया था आपको कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज करते हैं। देखिए एक एक डेफिनेशन। सबसे पहले यह डेफिनेशन क्या है कि चेंज इन इट्स स्टेट, यानी कि चेंज इन स्टेट। अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है उसमें उसका स्टेट भी चेंज करे। जैसे व्हेन वी बर्न वैक्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड, वेयर वाज अ सॉलिड सब्सटेंस, वाटर इज अ लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। यहां देखिए, जब भी आप कभी भी वैक्स को क्या करते हो, बर्न करते हो, तो यह वाटर में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे इवॉल्व करता है। तो वैक्स यहां पर क्या है, सॉलिड है। वैक्स है सॉलिड, और जब आप इसको जला रहे हो तो किस में बदल रहा है, लिक्विड में। तो यहां जब सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है तो क्या हो रहा है, इसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहा है ना। तो इसीलिए कहा गया है डेफिनेशन में ही कि अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इसका स्टेट भी है बदल जाता है। समझ में आई बातें। और दूसरा क्या कहता है कि अगर कहीं भी
केमिकल रिएक्शन होता है तो एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, यानी कि उस केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस भी निकलता है। जैसे व्हेन ग्रेनुलर जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। क्या बोल रहा है कि अगर आप जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो, यानी कि जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो तो इसमें जिंक क्लोराइड तो बनेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है इससे इवॉल्व करेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बन रहा है। समझ में आया? दूसरा बोलता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब भी आप रिएक्शन करोगे तो उसमें से गैस निकलेगा। क्लियर? उसके बाद चेंज इन कलर। चेंज इन कलर बहुत ध्यान से देखिए। चेंज इन कलर क्या है कि रस्टिंग ऑफ आयरन अपॉन रस्टिंग द कलर ऑफ आयरन टर्न्स ब्राउन, यानी कि लोहे में जब जंग लग जाता है तो यह भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। शुरुआत में लोहा क्या चमकता है, लेकिन जैसे 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 इसमें जंग लगता है क्या हो जाता है, वह ब्राउन हो जाता है। तो यहाँ कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद व्हेन पोटेशियम आयोडाइड is treated with lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is obtained. उसके बाद चौथा है मेकिंग अ प्रेसिपिटेट। ध्यान देना, यह काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको लिखने आता है। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? तो याद रखना, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड is treated with lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is obtained. जब पोटासियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया जाता है एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है ना, जिसको बोला जाता है लीड आयोडाइड, या क्या है PbI2 लीड आयोडाइड। क्लियर है? लीड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट बनता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन याद रखना। तो इसमें क्या हो रहा है कि कभी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके कुछ अपने गुण होते हैं, जैसे स्टेट में बदल जाना, इसका स्टेट बदल जाना, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाना, लिक्विड से गैस में बदल जाना, ये सब चीजें, और उसके दौरान गैस का इवॉल्वमेंट होना, कलर चेंज हो जाना, प्रेसिपिटेट का बन जाना, ये सब चीजें क्या है, इसके गुण होते हैं। अगला क्या है, देखिए केमिकल इक्वेशन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन के बारे में, इसी से कुछ मिलता जुलता है केमिकल इक्वेशन नाम दिया गया है। अगर हम आपको बता दिए कि देखो ए ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन इट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। क्या क्या चीजें हैं केमिकल इक्वेशन? आप किसे कहोगे? मान लीजिए यह एक रिएक्शन है, जैसे हम बोल दिए कि जिंक को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हो तो जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्लियर? क्या बोले कि अगर आप जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हो, रिएक्शन करवाते हो तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। यह हम बोल रहे हैं, लेकिन जब आप इसको सिंबल्स के रूप में लिखते हो, यानी कि जिंक कैसे लिखा जाता है Zn करके, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, फॉर्मूला H2SO4। क्लियर? यानी कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज करते हो तो यह केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर? जैसे यह भाई साहब क्या है, यह रिएक्शन में आ गए कि अगर आप जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हो तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन वास्तव तौर पर यहां देखो एक बार और कि जिंक का सिंबल क्या है Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है H2SO4। H2SO4 को अगर रिएक्शन करवाया जाए तो जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां देखो सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल तो नहीं है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, और यहां जिंक का क्या है सिंबल्स है।
तो जब भी आप केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूला में लिखने के लिए यूज करते हो तो वह केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है ये चीजें? और भी सुनो, केमिकल इक्वेशन में दो तरीके के चीज होते हैं, जैसे हमने अभी बताया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। जैसे यहाँ क्या है कि Zn है और H2SO4 है, क्लियर, और यह मिलकर के क्या बनाए थे, जिंक SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ये जो होते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और यह जो है प्रोडक्ट कहलाते हैं। यानी कि अभी हम बताए थे, देखो, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सेदारी किसका होता है? रिएक्टेंट का। लेकिन द सब्सटेंस फॉर्म इन द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। रिएक्शन के बाद जो भी चीज बन जाते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं। नाम याद रखना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एरो के पीछे रिएक्टेंट, एरो के बाद प्रोडक्ट। काफी इजी है जी। आगे क्या है? केमिकल इक्वेशन तो हम समझ लिए, लेकिन इसको लिखने के लिए कई विधियां हैं। कई विधियां हैं, जैसे खाना बनाने के लिए कई विधियां होती हैं। बनाते हो ना खाना, यहां भी देखो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कई विधियां होती हैं। जैसे एक एक चीज आप ध्यान दो। क्या बात है कि टू राइट ए केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए वी मस्ट नो द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड देयर केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल्स। अभी हम बताए थे कि कुछ इस तरह का अगर लिखा है जिंक प्लस H2SO4 प्लस जिंक सल्फेट, है ना, और हाइड्रोजन गैस। इस केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें जो है जिंक का सिंबल पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे जी। तो क्या बोलता है कि केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिंबल और फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक, अगला क्या है कि इन अ केमिकल इक्वेशन द मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ देयर सिंबल्स। जैसे सोडियम, कैल्शियम, कॉपर एंड जिंक आर रिटन Na। देखो क्या बोलता है कि जो भी मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बात आ जाता है सोडियम का, यहाँ देखो जैसे सोडियम का बात आ जाता है, यह हमेशा Na लिखा जाता है। ठीक है, कैल्शियम का बात आ जाता है, यह केमिकल इक्वेशन में Ca लिखा जाता है। Zn अभी लिखे थे ना, जिंक हो जाता है, यह Zn लिखा जाता है, ना कि Na2, ना कि Ca2, ना कि Zn2। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाता है? सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, Zn का Zn। इस तरीके से बोला जा रहा है। अगला क्या है कि इन ए केमिकल इक्वेशन द सब्सटेंस इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एक्सेट्रा आर रिटन एज H2O2 N2। अब यहां बात आ गई किसकी? मॉलिक्यूल की। अगर मॉलिक्यूल की बात आ गई तो हाइड्रोजन को आप जो है यहां सिर्फ H नहीं लिखोगे, यहां आप H2 लिखोगे। ऑक्सीजन को आप जो है केमिकल इक्वेशन में O नहीं लिखोगे बल्कि O2 लिखोगे, है ना। एक तो मोनोएटॉमिक हुआ जो सिर्फ सिंगल लिखाता है, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, वहां 2 लगाना पड़ता है, कुछ तो इस तरीके से 3 लगाना पड़ता है, 4 लगाना पड़ता है। अब याद रखो, इन ए केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट आर रिटन बाय सिंबल्स और फॉर्मूलाज ऑन द लेफ्ट LHS साइड एंड बिटवीन 2 और मोर रिएक्टेंट पुट अ प्लस साइन। क्या बोल रहा है कि जब भी आप रिएक्टेंट लिखो, जैसे एक इक्वेशन है जिंक प्लस HCl ZnCl प्लस H2। मान लीजिए इस तरीके का इक्वेशन है, बैलेंस नहीं है, याद है कि इन केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट कौन है? यह है आपका रिएक्टेंट,
इसमें क्या है, वह भाई साहब रिएक्टेंट है। उसमें क्या है कि आप जो है रिएक्टेंट को लिखने के लिए बीच में क्या दिए हो, प्लस दिए हो, और रिएक्टेंट लिखाता है कहाँ, LHS। क्लियर है। सेम उसी प्रकार कि केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट जो है लिखा जाता है एरो के जस्ट आउटसाइड में, यानी कि राइट हैंड साइड में, और वह भी प्लस साइड के साथ। एक और बहुत ही प्यारा सा नियम है कि ये जो बीच में एरो होता है, यानी कि कोई भी रिएक्शन या इक्वेशन के बीच में ये जो एरो है, जैसे इक्वेशन लिखा है H2 + Cl2 है ना, ये 2HCl, और यहाँ बीच में एरो लगाना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जो एरो होता है प्रोडक्ट के साइड होता है, यानी कि उसका मुंडी या हेड जो होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है, और जो टेल होता है वह रिएक्टेंट की तरफ होता है। चीजें समझ में आई, रिकॉल करवाए, रिपीट करवाए। क्या है कि आपको केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले उसका सिंबल्स और फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद मोनो एटॉमिक को सिंगल सिंगल लिखोगे, जैसे सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, Zn का Zn, इस तरह से जिंक का Zn। उसके बाद केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए मॉलिक्यूल को हमेशा हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद रिएक्टेंट को कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में, और जो बीच में जो एरो लगाते हैं हमेशा प्रोडक्ट के साइड में। अब चलते हैं इसके आगे, बात क्या है सुनिए बहुत ध्यान से। हाँ, यह आ गया आपको बैलेंसिंग करना, कि हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन देता है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस होता है, यहाँ एक बहुत ही प्यारा मेथड है जिसको बोला जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि इसका मतलब या तो आप दूसरी तरफ बढ़ा दो या इधर आप घटा दो, घटा बढ़ाकर कैसे भी आप जो है हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके बैलेंस किया जाता है। जैसे यहाँ बहुत ही प्यारा सा सवाल है, अगर बहुत ही ध्यान से समझना, अगर यहाँ BaCl2 है, BaCl2 है, और यहाँ H2SO4 है, H2SO4 है, क्लियर, बीच में यहाँ एरो है, और यहाँ BaSO4 है, और प्लस HCl है। हमें यह देखना पड़ता है, एक सवाल बता रहे, ध्यान देना, हमें यह देखना पड़ता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो बराबर है कि नहीं। जैसे आपको इस रिएक्शन में क्या दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, इन दोनों को आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। ऊपर वाला देखिए कि हमें इस रिएक्शन में दिख रहा है बेरियम, क्लोरीन, ध्यान दो, और हाइड्रोजन, और सल्फर, और ऑक्सीजन। ये 5 चीजें हमको इस इक्वेशन में दिख रही है। एक एक करके अगर बराबर किया जाए तो सबसे पहले एक लाइन से चला जाता है। तो यहाँ बेरियम कितना है, 1, रिएक्टेंट या पूरा रिएक्टेंट, यहां से यहां तक रिएक्टेंट, और यहां से यहां तक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें आपको बेरियम कितना दिख रहा है, 1, और इधर कितना बेरियम दिख रहा है, 1, यानी कि बेरियम 1 1 है, तो यह बराबर है आपस में। क्लियर। क्लोरीन देखेंगे, इसमें हमको क्लोरीन 2 दिख रहा है, और यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आगे 2 लगाते हैं। यहाँ आगे 2 लगाने से हमारा जो क्लोरीन होगा वह 2 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्लोरीन हो जाएगा 2, और ऑटोमेटिक यहाँ जो हाइड्रोजन है यह भी 2 हो जाएगा। क्लियर। जब यहाँ हाइड्रोजन 2 हो जाएगा तो आपको यहाँ बराबर करना होगा। तो यहाँ आप देखो हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हमारा हाइड्रोजन भी बराबर हो गया और क्लोरीन भी बराबर हो गया। समझ में आ रहा है। सल्फर बचा, तो यहाँ सल्फर नहीं दिख रहा है, सल्फर यहाँ है जो 1 है, और यहाँ सल्फर दिख रहा है और यहाँ भी 1 है, तो हमारा सल्फर भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन कहाँ है बच्चों, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है 4 और यहाँ ऑक्सीजन है 4, अर्थात ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। तो ये जब सभी चीजें बराबर हो जाती है, इसी को बोला जाता है संतुलन करना, संतुलित करना, बैलेंस करना। इक्वेशन को क्या किए कि शुरुआत में तो यहाँ यह सवाल था, लेकिन मात्र यहाँ
2 लगाने से यह इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसी को बोलते हैं हीट और ट्रायल मेथड का प्रयोग करके इक्वेशन को बैलेंस करना। जैसे 2 सवाल और हैं, तो यहां आप देखो, जो भी चीजें अगर हम आपको बताए हैं, सीख गए हो तो ध्यान दो, बहुत ही प्यार से देखिए। क्या बात है कि अगर यहां HNO3 है, क्या है भाई साहब, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस CaOH2 OH2, यहां बीच में एरो इस तरीके से, उसके बाद CaNO3 NO3 प्लस H2O। क्या करना है बहुत ध्यान से समझो, इसको आप भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। सबसे पहले इस समीकरण में, इस इक्वेशन में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, जैसे यहां हमको हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, यहां हमको नाइट्रोजन दिखाई पड़ रहा है, यहां हमको ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है, यहां हमको कैल्शियम दिखाई पड़ रहा है। क्लियर? यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। अब इस दर चलो, यहां भी कैल्शियम दिखाई पड़ रहा है, नाइट्रोजन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है, हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, ये सब चीजें। अब एक एक करके हमको बैलेंस करना पड़ता है। जैसे एक लाइन से चलते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, H2, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो हाइड्रोजन मिलाकर इधर 3 हो गए। अब उधर हमको बराबर करना है, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन तो नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है। अगर मान लो हम यहाँ अगर 3 कर दें, वहां अगर 3 कर दिया जाए, तो क्या यह 6 हो जाएगा? अगर यह 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 यहां था, अगर यहां 3 लगा दिया जाए, ये वाला मान लीजिए दूसरा समीकरण है, बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर यह HNO3 है, ठीक है, और यहां प्लस CaOH2 है, जब यह रिएक्शन हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। अब इस इक्वेशन में हमको बारी बारी से एक एक चीज सॉल्व करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। सबसे पहले आप बताओ, इस इक्वेशन में आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, इस इक्वेशन में आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले हाइड्रोजन, क्लियर है, उसके बाद नाइट्रोजन, ये भी दिख रहा है, कैल्शियम भी दिख रहा है, और ऑक्सीजन भी, यानी कि ये 4 तरह के एलिमेंट दिख रहे हैं। एक एक करके हमको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, अर्थात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट को बराबर किया जाता है, तब बैलेंस होता है। सबसे पहले यहां देखो, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी कि कुल मिलाकर 3 हो गए। और यहाँ कितना हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ भी क्या कर दोगे, अगर आप यहाँ 3 हाइड्रोजन करते हो तो सॉरी, अगर यहाँ आप 2 हाइड्रोजन करते हो तो ये हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, और यहाँ भी ऑटोमेटिक 2 आ गया, यानी कि हाइड्रोजन बराबर हो गए कुछ इस तरीके से। यहाँ देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कुल मिलाकर यहाँ 2 हैं, और यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं, तो यह भी बराबर। उसके बाद कैल्शियम, बहुत ध्यान से देखो, कैल्शियम हमें अकेला यहाँ दिख रहा है 1, और यहाँ भी कैल्शियम 1 दिख रहा है, तो यह भी बराबर। ऑक्सीजन को गिन पा रहे हो, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, कुल मिलाकर यहाँ ऑक्सीजन 6, और यहाँ O2 है, ऑक्सीजन मिलाकर इधर साइड 8 हो गया, उधर भी 8 होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 दूना 6, और यहाँ O2, यानी कि कुल मिलाकर ऑक्सीजन भी 8 हो गया। तो सवाल क्या था, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस 2, CaNO3 होल ट्वाइस 2 प्लस H2। क्या लगा कि यहाँ 2 लगा और यहाँ 2 लगा। इस तरीके से हम घटा बढ़ा करके जहां भी जैसे भी आवश्यकता पड़े वहां पर हम
चीजें लगा करके इसको बैलेंस करते हैं। एक और छोटू सा प्यारा सा सवाल आप बताओगे खुद से, बैलेंस करना है, यानी कि इस इक्वेशन को आप बैलेंस कीजिए। जैसे NaOH प्लस H2SO4 बराबर Na2SO4 प्लस H2। क्लियर है? इस इक्वेशन में आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहे हैं? सबसे पहले ध्यान दो, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। क्या यह चार चीजें छोड़ करके आपको कहीं दिखाई पड़ रहे हैं कुछ और चीजें? नहीं। तो एक एक करके हम बैलेंस करते हैं। सोडियम यहां पर एक अकेला है, ठीक है। यहां सोडियम कितने हैं? 2। अगर यहां 2 है, यहां 1 है, तो यहां 2 बनाएंगे। जब यहां 2 बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। यहां ऑक्सीजन 2 हो गया और यह पहले से 4 है, यानी कि 2 और 4 6 हो गया ऑक्सीजन। और यहां क्या हो गया? ऑक्सीजन 4 हो गया। और यहां जब हम 2 लगाते हैं ऑक्सीजन 6 हो गया। 4 2 6, तो ऑक्सीजन भी हमारा बराबर हो गया। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? यहां हाइड्रोजन 2 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और यहां भी हाइड्रोजन जो है 4 हो गया, तो हाइड्रोजन भी हमारा बराबर। सल्फर कितना है भाई साहब? तो सल्फर यहाँ 1 है और यहाँ सल्फर 1 है। तो इस तरीके से जब चीजें आपस में बराबर हो जाती हैं, अर्थात हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाता है। तो जब सवाल में दिया था कि सोडियम या NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू, है ना, रिएक्शन करने के बाद Na2SO4 प्लस H2, क्या मिला हमारा रिजल्ट? जब यहाँ आपने 2 लगाया और यहाँ आपने 2 लगाया, लगाने के बाद हमारे इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो अपने कॉपी में आप बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा, बैलेंसिंग करने का, आगे बढ़ा जाए। अब बात आता है रिएक्शन के कई अलग अलग जब प्रकार हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन, एडिशन, जोड़ना, ये सब इसके नाम है। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more types of substance combine to form only one type of substance। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 और 2 से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर के एक नई सब्सटेंस का निर्माण करें, उसे क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक बात बताओ, जब 2 या 3 होंगे, 4 होंगे, तभी तो वो आपस में जुड़ पाएंगे। अगर मान लो एक अकेला वस्तु है, क्या वह जुड़ पाएगा? नहीं। बोलो, एक अकेला हाथ है तो यह जुड़ पाएगा? नहीं। इसे जोड़ने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता पड़ेगी ना, सॉरी, इसे जोड़ने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए बात है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जब भी नाम आए, जोड़ने का, एडिशन का जब भी नाम आए, तो वहां क्या यूज होती है? 2 और 2 से ज्यादा। ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more types of substance combine to form only one type of substance। देखो, जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है कि सोडियम और क्लोरीन को जोड़ने पर NaCl बनता है। तो यहाँ सोडियम एक अकेला पदार्थ, क्लोरीन एक अकेला पदार्थ को जोड़ करके सिंगल सब्सटेंस बनाया जा रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है, तो क्या मिल रहा है? वाटर बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सल्फर और ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 और 2 से अधिक चीजें आपस में मिल करके एक अकेला वस्तु का निर्माण करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया चीजें? अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के पश्चात देखिए क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के पश्चात 2 चीजें होती हैं।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या क्या चीजें हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि द रिएक्शंस इन विच हीट इज आल्सो इवॉल्व अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोल गया कि केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वह रिएक्शन कहलाता है जिसमें चीजें जुड़ने के बाद, चीजें रिएक्शन करने के बाद उसमें से क्या हो, हीट निकले। अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या हो, हीट निकलता हो, गर्मी निकलती हो, तापमान, है ना। इस तरीके से जैसे अगर मान लो कैल्शियम और ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसमें से क्या होगा, हीट निकलेगा। सेम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो सोडियम क्या बनेगा, ब्लास्ट करेगा। सोडियम को तुम पानी में डाल दो, ब्लास्ट करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से क्या हो, हीट निकले, क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां बात है ठीक इसके विपरीत, नाम आ जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसका नाम आ जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए वह इसके पिछले क्या था कि रिएक्शन होने के बाद जो है हीट मिल रहा था, क्लियर। लेकिन यह एक ऐसा चीज है जो रिएक्शन होने के लिए इसको हीट की आवश्यकता होती है। जैसे it is a chemical reaction in which heat is absorbed during the reaction, meaning this reaction absorb energy from their surroundings due to which the surrounding temperature decreases। क्या मतलब है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसको रिएक्शन होने के लिए क्या हो, हीट की आवश्यकता पड़ती हो, तब यह भाई साहब जाकर के रिएक्शन करेंगे। यानी कि यह जो हीट है यह अपने सराउंडिंग्स यानी कि चारों तरफ से ही लेता है। जैसे देखिए एग्जांपल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हीट दिया जाए तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बनेगा, बदलेगा। मान लो आपने चूना ले लिया, चूना उसको आप क्या करो, पानी में डाल दो, क्या होगा, उबलने लगेगा, बिल्कुल भी उबलने लगेगा। तो केमिकल रिएक्शन के लिए वो क्या कर रहा है, गर्मी निकल रहा है ना, यानी कि गर्मी निकल रहा है, गर्मी गर्मी गर्मी। तो क्या हुआ, हीट अब्जॉर्ब करके केमिकल रिएक्शन करना क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना एक्सो का मतलब होता है हीट क्या करना, हीट करना, निकालना, और एंडो का मतलब हो जाता है हीट को एब्जॉर्ब करना, क्या करना, एब्जॉर्ब करना। क्लियर है, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। क्लियर। अब याद रखो, अब बात आ गया डीकंपोजिशन रिएक्शन का। क्या बात आ गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन मतलब कि अभी हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि चीजों को मिला करके एक अकेला प्रोडक्ट बनाना। लेकिन अब यह बात है कि मान लो यह 3 है, इसको टुकड़ों में तोड़ देना, इसको टुकड़ों में तोड़ देना, है ना, एक एक एक। वैसे ही कुछ इस प्रकार से है, अगर यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन है द केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट breaks down due to form 2 or more product is called decomposition reaction। यानी कि रिएक्टेंट क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाए, यहां मान लो कोई भी वस्तु हो वह डिकम्पोज हो जाए 2 और 2 से अधिक प्रोडक्ट में, उसे कहा जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यह अलग अलग तरह के हैं। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। जैसे नाम आ जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका नाम है, थर्मल। थर्मल मतलब जहां भी थर्मल का नाम आए वहां मतलब टेम्परेचर। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करना।
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट पास करना। एक एक करके समझते हैं बहुत ध्यान से। यहां आप समझ लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अकेला रिएक्टेंट जो है ब्रेक्स डाउन हो जाए, टूट जाए, और वो क्या बनाए, दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, उसी को क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। देखो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब जहां यूज हो जाए किसका, तापमान का। देखो when the decomposition reaction of a substance occurs upon heating it is called thermal decomposition। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीटिंग की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, यानी कि हीट करने पर जब कोई रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए अलग अलग प्रोडक्ट में, उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हीट करने पर, यहाँ क्या है, पोटासियम क्लोरेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस इनटू पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन देख लो, यानी कि पोटासियम क्लोरेट को जब हीट करोगे, इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, पोटासियम क्लोराइड में बदल जाएगा और ऑक्सीजन। क्लियर। यहां देखो एक और रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, यानी कि फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाएगा, ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो रही है कि यह एक अकेला रिएक्टेंट है ना, यह एक अकेला रिएक्टेंट है। जब अकेला रिएक्टेंट होने के बाद इसमें क्या हो रहा है, थर्मल दिया जा रहा है, यानी कि इसको हीट किया जा रहा है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। एक अकेला रिएक्टेंट जब हीट हो बदल जाए बहुत सारे प्रोडक्ट में, तो क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोलाइसिस आप हेडिंग याद करना, यानी कि इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्या होना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होना। क्या होना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होना, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होना जिसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस होना। क्या बात है, द केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन डिकम्पोजेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के मदद से क्या होना, हर केमिकल रिएक्शन, एक मिनट, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्या होना, डिकम्पोज होना। यानी कि एक अकेला रिएक्टेंट में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाए तो दो या तीन चीजें जब प्रोडक्ट बने किसके मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, तो इसको बोल दिया गया इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रोलाइसिस। चीजें समझ में आई, आगे बढ़ा जाए। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ दिया जाए अलग अलग प्रोडक्ट में, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर। आगे बढ़ा जाए। अब यहां देखो नाम आ जाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और इसी को हम बोल देते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोल देते हैं, फोटोलाइसिस। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, बात आ गया। देखो व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बात है कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को आप जो है सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे, ठीक, तो डिकम्पोज होगा सिल्वर में और क्लोरीन में। जब आप क्या करोगे, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रख दोगे, धूप में रख दोगे, ठीक है, तो यह सिल्वर और क्लोरीन में
टूट जाएगा, यह बात है। सनलाइट की मदद से क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में, यानी कि डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, किसकी मदद से, सनलाइट की वजह से। इसीलिए इसको बोला गया है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि फोटोलाइसिस। समझ में आया चीजें, आगे बढ़ा जाए फटाफट। यहाँ देखो बात आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, डिस्प्लेस कर जाना। देखो यह बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम हो जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ अ कंपाउंड, ध्यान देना, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ अ कंपाउंड is replaced by an atom or group of another compound are called displacement और substitution reaction। नहीं समझ में आया, हमें भी नहीं समझ में आया, समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर है क्या। बहुत ही ध्यान से यहाँ समझो, यह इक्वेशन अगर यहाँ लिख दें, जैसे Zn प्लस FeSO4 एरो दे दिए, ZnSO4 प्लस Fe, क्लियर है। अब यहां देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज पे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि एक ऐसा मेटल जो काफी हाईली रिएक्टिव हो, एक ऐसा मेटल जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो। जैसे एक एग्जांपल समझाएं आपको, जैसे यहां देखो यहां लिखा है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, पोटेशियम, बेरियम है ना, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, और यहां लिखा है लीस्ट रिएक्टिव मेटल, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम है ना, फेरस, कैडमियम, निकल, टिन, लेड, इस तरीके से। जैसे यहां जिंक है और यहां FeSO4 है। अब एक बात बताओ, यह जिंक है और यह Fe है, तो जिंक और फेरस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, तो हम यहां से पता लगाते हैं। देखो जिंक यह है, फेरस यह है, तो जिंक और फेरस में सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, जिंक। यानी कि जिंक जो है ज्यादा ताकतवर है किससे, फेरस से। तो जिंक फेरस के साथ जो इसके साथी हैं एलिमेंट्स है, वह चले आता है किसके साथ, Zn के साथ। यानी कि इसका रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, Zn और ये SO4 इसके साथ आ जाए तो ZnSO4 बन जाए और Fe यहां अकेला बच जाए। क्या समझे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब चीजें लिखी होती हैं, रिएक्शन करने के बाद जो भी इसमें ताकतवर होता है उसी के साथ यह चीजें आ जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे और समझिए एक एग्जांपल और, जैसे यहां देखो यह लिखा है Fe और यह लिखा है PbNO3 होल ट्वाइस और यहां लिखा है ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Pb। दिख रहा है बच्चों, यहां फिर लिखते हैं, देखो Fe प्लस PbNO3 होल ट्वाइस, यहां देख लो ZnNO3 2 प्लस Pb। अब एक बात बताओ, यह लीड और फेरस में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो आप बोलोगे सर जी मुझे नहीं पता, तो यहां हम बात बताते हैं। यह देखो फेरस है और यह लीड है, इन दोनों में से सबसे ताकतवर जो है फेरस है, और फेरस जब ताकतवर है तो लीड के साथ जो भी एलिमेंट्स थे, जैसे यहाँ NO3 होल ट्वाइस था, यह चले जाएगा किसके साथ, इसके साथ, तो बन क्या जाएगा Fe है ना, क्या बन जाएगा FeNO3, सॉरी यहाँ Fe हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा FeNO3 का होल ट्वाइस और यह लीड जो है अकेला बन जाएगा। तो क्या समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लीजिए यह क्या है,
बॉय है और यह इसका साथी गर्ल है, लेकिन यह भाई साहब क्या थे, ताकतवर थे, तो इसकी गर्ल इसको छोड़ करके यहाँ आ गई। काफी इजी है, इससे आप याद कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड होता है रिएक्टिविटी सीरीज पर, और रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है क्या, कि कोई भी मेटल कितना हाईली रिएक्टिव होता है। क्लियर है? तो चीजें आपको लिखने आनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके आगे क्या क्या चीजें हैं, कि मान लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब ये बात आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होना, यानी कि 2 बार क्या होना, एक जगह से हट करके दूसरे जगह आना। देखो, केमिकल रिएक्शन इन विच 2 different ion or group of atom are replaced by each other in the molecules of reactant substance and create new product. These are called double displacement reaction. क्या मतलब है कि 2 एटम्स क्या हो, रिप्लेस्ड हो एक ही साथ एक ही रिएक्शन में या एक ही इक्वेशन में, उसे कह देते हो क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहां लिखा होगा इक्वेशन, कैसे समझोगे, यहां देखो, सबसे पहले यह लिखा है Na2SO4, छोटा लिख दे, यहां देखो, बहुत ही ध्यान से समझ जाओगे क्या लिखा है, यह Na2SO4 प्लस BaCl2, क्लियर, और यह है BaSO4 प्लस 2NaCl, यह बैलेंस किया हुआ है, देखना समझना ध्यान से, कि यह सोडियम है और यह क्या है, सल्फेट है, यानी कि सोडियम के साथ सल्फेट है, तो इसका जो सल्फेट है इसके साथ आ जाएगा, और इसका जो क्लोरीन है वह इसके साथ आ जाएगा, आपस में अदला बदली, ठीक है, आपस में अदला बदली, यही तो हो रहा है, यानी कि सोडियम के साथ क्लोरीन आ जाएगा और बेरियम के साथ सल्फेट आ जाएगा। ये दोनों चीजें अपने एलिमेंट को क्या कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, यानी कि ये अपने आप में संतुष्ट नहीं होते हैं, क्या करते हैं, इनको दूसरे की चीजें पसंद आती है ना, यही बात है। यहाँ एक और एग्जांपल समझो, कि मान लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, समझना ध्यान से। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो जाए, जैसे यहाँ देखो AgNO3 लिखा है, AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, उसके बाद बन जाता है Ag, समझो यहाँ क्या बनेगा तुम ही बताओ, Ag यह है और सोडियम यह है, तो यह जो क्लोरीन बच रहा है किसके साथ आ जाएगा, Ag के साथ, तो बनेगा क्या, AgCl, समझ में आया। और यहाँ क्या बचा है, सोडियम, तो यह जो NO3 है किसके साथ भाग आएगा, इसके साथ, यानी कि अदला बदली कर देंगे, है ना, तो ये बन जाएगा NaNO3। समझ में आया चीजें। एक और इक्वेशन बताएं, देखो राइट डाउन कर लो, उसके बाद काफी इजी है बच्चों, बस आप पढ़े नहीं हो तो यहां ध्यान दो। जैसे अगर एक और इक्वेशन बता दे, HCl, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH। अब यहां देखो, यह दोनों बोलते हैं कि हम आपस में खुश नहीं हैं, तो क्या करते हैं, अपने एलिमेंट को अदला बदली कर देते हैं। तो क्या मतलब है कि यह जो H है वह इसके साथ OH के साथ जुड़ जाएगा, और जो यह N है वह Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो ये H OH के साथ जुटेगा तो क्या बन जाएगा, H2O, क्लियर। और यह जो Na है किसके साथ आ जाएगा, NaCl, तो क्या बन जाएगा, NaClH2O। क्या हो रहा है, दोनों का एलिमेंट आपस में बदल रहा है, अदला बदली हो रहा है, इसीलिए जब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, क्लियर। अब आगे चलो, इसके बाद आपका है, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 2 ही बात है इसमें। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है, ध्यान दो, when oxygen is added to an element or compound or hydrogen is removed in a reaction, such a reaction called an oxidation reaction। क्या बात है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, याद रखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या ऐड होता है,
क्या ऐड होता है सर जी? ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन घटता है। यह दो चीजें याद रखना, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन घटता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन टेक प्लेस। यहाँ क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ जुट रहा है, ऐड हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसीलिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ देखो आप ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। फिर यहाँ से Mg में क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या बन रहा है, MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह भी बात समझ में आई, लेकिन यह क्या है, यहाँ देखो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिडक्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का घटना। कैसे कि यहाँ H2S है, यहां लिख कर बताते हैं। यहां मान लीजिए H2S है और यह Cl2 है, यहां लिख दो। यहाँ H2S है, यह Cl2 है, ठीक है। उसके बाद 2HCl है और यह H है, S है। देखो क्या बात है कि S के साथ हाइड्रोजन है और रिएक्शन के बाद इसी S में हाइड्रोजन मतलब बाहर हो गया। अगर यहाँ हाइड्रोजन है, रिएक्शन के बाद इसी S में सल्फर में हाइड्रोजन घट गया, तो जब हाइड्रोजन घट जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। काफी इजी है। इस इक्वेशन को अगर समझा दे तो क्या लिखा है, देखिए लिखा है 4HCl प्लस MnO2, क्लियर, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2 लिखा है भाई साहब। क्या बोल रहा है कि यहां देखो HCl है और यहां MnO2 है, तो देखो HCl इस क्लोरीन में रिएक्शन देखो क्या हो गया, यहां पर हाइड्रोजन घट गया, यानी कि पहले क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, रिएक्शन के बाद क्या हो गया, इस क्लोरीन में हाइड्रोजन घट गया। तो जब हाइड्रोजन घट जाए और ऑक्सीजन जुट जाए तो क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर रिएक्शन जो है जितने भी हैं आप याद करके रखना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गया। ठीक इसका उल्टा रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, उसको भी आप जानिए। यह बात है रिडक्शन रिएक्शन का। यह क्या चीज है कि इसमें बोलता है ए रिएक्शन इन विच एन एटम मॉलिक्यूल और आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ रिडक्शन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन देयर इज एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन मतलब जोड़ करना, कि इसमें हाइड्रोजन का ऐड होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, यानी कि ऑक्सीजन घटता है, तो यह रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। क्या बात है कि जैसे एक एग्जांपल है लिखा हुआ, देखो CuO प्लस H2 है ना, उसके बाद Cu प्लस H2O, क्या है H2O, क्या है H2O। बहुत ही ध्यान से समझो, इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और रिएक्शन के बाद क्या हो गया, यह कॉपर के साथ ऑक्सीजन गायब हो गया। तो पहले तो ऑक्सीजन था लेकिन बाद में ऑक्सीजन माइनस हो गया। तो जब ऑक्सीजन माइनस हो जाता है तो रिडक्शन रिएक्शन। फिर एक बार देखो, नहीं समझ आया तो इस रिएक्शन में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन रिएक्शन के बाद यह कॉपर में जो है ऑक्सीजन घट गया, इसीलिए जब ऑक्सीजन घट जाता है तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। काफी इजी है, समझ में आया। अब आगे बढ़ा जाए। इसी से मिलता जुलता है रिडॉक्स रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बात किया जाए रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, देखो यहां रिडॉक्स जो बना है दो अक्षरों से मिलकर बना है, रिड प्लस ऑक्स। रिड का मतलब होता है रिडक्शन, क्लियर, और ऑक्स का मतलब यहां हो जाता है ऑक्सीडेशन। यानी कि जिसमें
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों ही हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बात कि जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों ही हो, एक साथ दोनों ही हो, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे A redox reaction is a chemical reaction in which both मतलब दोनों, both oxidation and reduction occurs simultaneously and involves the transfer of electrons, changing the oxidation state of the reactant. One of substance loses an electron is oxidized and the other gains an electrons is reduced. Example पे आते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। यह क्या है? पहला एग्जांपल SO2 HNO3 H2SO4 और NO2। क्लियर? यहां देखो बहुत, यानी कि एक साथ ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। क्या क्या बात है? पहले बात SO2 में देखो, इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है। यहां O2 है, क्लियर? यानी कि यहां क्या हो रहा है बच्चों बताओ? यहां हो रहा है ऑक्सीजन का ऐड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और HNO3, और यहां क्या हो गया? NO2। तो यहां क्या हो गया? हाइड्रोजन घट गया, और यहां भी हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहां पर जो है रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, यह जो है रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि SO2 में हाइड्रोजन का जुड़ाव हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, क्लियर। और यहां पर HNO3 में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन घट रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यह जब दोनों ही होते हैं तो उसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। एक बार क्लियर करो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, यह ऑक्सीडेशन है और इसकी परिभाषा कहा जाता है कि इसमें ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन घटेगा, ठीक। और यह रिडक्शन है, इसमें कहा गया कि इसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन घटेगा। फिर आ जाओ आप इसमें, देखिए जब यह लिखा हुआ है SO2 2HNO3 H2SO4 2NO2, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए SO2 और फिर हो गया यह H2SO4, यानी कि पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब हाइड्रोजन आ गया है, यानी कि हाइड्रोजन जुट गया है, यानी कि इसमें क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन। तो यह रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब यहां देखो, इसमें है HNO3, NO3 के साथ हाइड्रोजन भी है, और यहां हो गया NO2। अब यहां हाइड्रोजन घट गया, तो जब हाइड्रोजन घट जाता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो तो वह रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है बच्चों। समझ में आया चीजें? इसको देखा जाए, देखिए ये क्या है, इसको मिटा दे, आप समझते जाओ ना। यहां देखो, देखिए यह HCl है और यह HCl हो गया Cl में, यानी कि यहां क्या हो गया? हाइड्रोजन घट गया। तो जब हाइड्रोजन घट गया तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर। अब यहां देखो MnO2 है, MnO2, और यहां क्या हो गया? ऑक्सीजन पहले था, अब यहां से ऑक्सीजन घट गया, इसमें से MnCl2 में से क्या हो गया? ऑक्सीजन घट गया। तो जब ऑक्सीजन घट जाता है तो क्या होता है? रिडक्शन। तो यहां भी पता चला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। जब दोनों ही होते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। बहुत ध्यान से आप तीसरे में देखो, ZnO+C और बन गया ZnCO। तो ZnO से Zn हो गया, अर्थात ऑक्सीजन घट गया, यानी कि रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया नीचे में। और यह C है, C में फिर क्या हो गया? CO हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया।
तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। चीजें समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखिए अब एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कोरोजन। क्या बात है? कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? देखिए, when a metal comes in contact with acid, moisture, etc. around it, it corrodes, and this process is called corrosion. यहां बात है लोहे का नहीं, यहां बात है मेटल का, धातु का, कि जब कोई धातु एसिड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए और वो कोरोड हो जाए, उसी को कोरोजन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तहत कि लोहे में जंग लगना एक एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लो अगर एल्यूमिनियम है वह भी उसमें कालापन आ जाता है, तो यह भी एक कोरोजन का ही हिस्सा है। ठीक है, कोरोजन होने के पश्चात क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल डिक्रीजेस, यानी कि अगर कोरोजन हो जाए, किसी भी मेटल में जंग लग जाए, तो उस मेटल की जो पावर है, ताकत है, वह घट जाती है। इक्विपमेंट एंड मशीन्स गेट डैमेज, कि जो भी धातुओं से मशीन्स बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं, वह टूटने लगते हैं। इकोनॉमिक लॉस अकर्स, आयरन स्ट्रक्चर्स कैन बिकम वीक एंड ब्रेक, कि हमारा जो है इकोनॉमिक भी लॉस होता है, क्योंकि आयरन स्ट्रक्चर जो है वीक होकर टूट जाते हैं, वीक भी होते हैं और टूट भी जाते हैं। अगर कोरोजन इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर धातु को कोरोजन नहीं होने दिया जाए तो क्या क्या कर सकोगे? सबसे पहले आप जो है उसमें पेंटिंग करोगे। हमारा जो लोहा है या कोई भी धातु है, आप उसमें पेंटिंग करोगे, ऑयल अप्लाई करोगे, ग्रीस करोगे। ठीक, उसके बाद एक गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस है, यानी कि गैल्वेनाइजेशन होता है। उसमें क्या किया जाता है कि मेटल को जिंक की परत से पेंट किया जाता है या लेयर चढ़ाया जाता है। उसके बाद यूजिंग स्टेनलेस स्टील, इन सब का आप क्या करोगे? प्रयोग करोगे। उसके बाद कोरोजन के बाद नाम आता है रेंसिडिटी का। रेंसिडिटी क्या है? कि मान लीजिए हम जो है आज के दिन पर बहुत सारे चिप्स वगैरह खाते हैं। अब उस चिप्स के अंदर क्या होता है? कुछ गैसें भरी होती हैं जिससे वह खराब ना हो। लेकिन जब रेंसिडिटी होता है, इसका मतलब होता है कि द प्रोडक्शन ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फूड आइटम्स मेड फ्रॉम फैट एंड ऑयल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्या बात है कि खाने के प्रोडक्ट में, खाने की वस्तुएं में जब बहुत ही गंधक स्मेल आता है, अनप्लेजेंट स्मेल आता है, जो किसके द्वारा होता है? वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और वह गंध देने लगता है, जैसे चिप्स वगैरह, है ना, तो उसको रेंसिडिटी कहा गया है। और वह रेंसिडिटी को बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकोगे? कि कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स, खाने की वस्तुएं कहाँ रखे जाए जिसमें कोई भी वायु का मॉइस्चर नहीं आए, गैस नहीं पास करे, ठीक है, एयर नहीं पास करे। स्टोरेज इन अ कोल्ड प्लेस, कीपिंग ऑयल एंड घी इन द फ्रिज और अ कोल्ड प्लेस रिड्यूसेस रेंसिडिटी। कोल्ड प्लेस यानी कि ठंडा जगह जो है रेंसिडिटी को कम करने में मदद करता है। कीपिंग अवे फ्रॉम लाइट, फूड आइटम्स ऑल्सो स्पॉइल क्विकली इन ब्राइट लाइट, है ना, यानी कि खानों की वस्तुएं जो है लाइट में रखने से बचिए। क्या लिखा है ना, कि प्रकाश में खाने की वस्तुएं जो है नहीं रखिए, अंधेरे में रखिए, क्योंकि जो प्रकाश होता है खाने की वस्तुओं को खराब करने में काम आता है। अर्थात जो प्रकाश होता है वह जल्दी समय तक चीजें जो है स्पॉइल कर देता है, खाने की वस्तुएं स्पॉइल कर देता है। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या रिवाइज कर लिया, बताओ हमको, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चेंज क्या होता है, चेंज के प्रकार, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन के वैरायटीज क्या क्या हैं,
एडिशन रिएक्शन था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, इलेक्ट्रोलाइसिस था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, रिडक्शन रिएक्शन था, रिडॉक्स रिएक्शन था, कोरोजन था और लास्ट में रेंसिडिटी था। इसी के तहत यह चैप्टर भले 1 से 1.5 घंटा में यह रिवीजन हो चुका है। अब जो है अगला लेक्चर जो आपका सब्जेक्ट है साइंस का जो टॉपिक है उस टॉपिक के साथ हम मिलेंगे आपको। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।